हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी की बात करें तो चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? 13 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है नाभिक न्यूक्लियाई। मतलब आज हम ये जो लेक्चर लेकर आए हैं, इसके बाद आपको इस चैप्टर का लेक्चर देखने को नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव वगैरह तो आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे नाभिकीय बल। नाभिकीय बल होता क्या है बच्चों? जैसा कि आप लोगों को पता है कि परमाणु है और परमाणु के अंदर आपका नाभिक है, और इस नाभिक में प्यारे बच्चों दो चीज होता है। नाभिक में क्या क्या होता है? एक तो आपका होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। दो चीज होता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी कोई बल लग रहा होता है जिसके कारण ये बाहर नहीं आता, नहीं तो पता चले कि घूमता हुआ कहीं भी चला जा सकता है। यदि किसी बच्चे पर कोई दबाव ना हो, माता पिता का ध्यान ना हो, टीचरों का कोई प्रेशर ना हो, तो बच्चा स्कूल में भी घूमेगा, घर में भी घूमेगा, वो कुछ नहीं करेगा। अच्छा, इसके बीच भी जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, यदि इन पर कोई बल ना लगे तो ये भी अपनी जगह से दूर जा सकते हैं। हो सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वाले कक्षा में चले जाएं, तो इनके बीच भी एक बल कार्य करता है जिसे बोलते हैं बच्चों नाभिकीय बल। क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। क्या होता है बच्चों? नाभिकीय बल। अब थोड़ा सा समझिएगा नाभिकीय बल। जैसा कि आपको पता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच बल लग रहा है, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो एक प्रकार से प्रतिकर्षण बल लगता है, कूलाम प्रतिकर्षण बल कहते हैं। अच्छा, कूलाम प्रतिकर्षण बल से ये एक दूसरे की ओर दूर जाएंगे। अच्छा, एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो कि दो कणों या दो पिंडों के बीच लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इससे ज्यादा तो प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। यदि मान लीजिए मैं बात करता हूं कि दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल तो उसके बीच कूलाम आकर्षण बल है, कूलाम प्रतिकर्षण बल। तो कूलाम प्रतिकर्षण बल के कारण दूर फेंक देगा। इसलिए ना तो गुरुत्वाकर्षण बल ना तो कूलाम प्रतिकर्षण बल, बल्कि इसमें एक तीसरा बल लग रहा होता है जिसे नाभिकीय बल कहते हैं, जो कि हमने आप लोगों को बताया था कि द्रव्यमान क्षति होता है। जैसे नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन को बांध कर रखा है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध कर रखा है, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ संयोग करके है ना एक दूसरे को बांध कर रखा है, तो कुछ ना कुछ उसके द्रव्यमान में क्षति होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है ना। उसी को हम उसके द्रव्यमान क्षति के नाम से जानते हैं। मतलब कुछ प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो वास्तविक द्रव्यमान से हमेशा अधिक होना चाहिए, लेकिन जब हम वास्तविक द्रव्यमान देखते हैं तो जितना प्रोटॉन जितना न्यूट्रॉन है उनके द्रव्यमान से कम आता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है एक दूसरे को बांध कर रखे हैं, मतलब जैसे एक प्रोटॉन दूसरे को, दूसरा तीसरे को, ऐसे करके श्रृंखला बनाकर बांध के रखे हैं, जिसके कारण से कुछ न कुछ ऊर्जा के रूप में उसके द्रव्यमान की नुकसान होती है, हानि होती है, जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। आप लोगों को पता होगा। और वही जो बल है, वही जो ऊर्जा है, एक बल बन जाता है, वही बल आपका नाभिकीय बल होता है। समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर है। मैंने आपको बहुत बारीकी से समझाया था कि बच्चों यदि हम बात करते हैं जैसे नाभिक है, नाभिक में जो टोटल मास है यानी जो द्रव्यमान है, यदि इनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान से योग करें और पता करें तो हमेशा वास्तविक द्रव्यमान कम आता है। जब इसको हम टोटल द्रव्यमान देखते हैं और इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को योग करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तविक द्रव्यमान कम है। वास्तविक द्रव्यमान कम है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन को बांध को रखा भैया, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बांध को रखा है, ऐसे सब एक दूसरे को बांध कर रखे तो कुछ ना कुछ तो ऊर्जा लगती होगी। ऊर्जा लगती होगी तो कुछ न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लॉस हो जाते होंगे, प्रोटॉन के द्रव्यमान लॉस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ द्रव्यमान की कमी आ जाती है, वही द्रव्यमान क्षति कहलाती है। और उसी को हम नाभिकीय बल, यानी जो बल ऊर्जा जो है बल के रूप ले लेता है बच्चों, उसी बल को नाभिकीय बल, यानी नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन को या प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 के बीच एक प्रकार का बल लगता है जो एक दूसरे को बांध कर रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल वह बल है जो न्यूक्लियनों को नाभिक के अंदर बांधे रखता है, वो आपका नाभिकीय बल है। नाभिकीय बल क्या होता है बच्चों? ये आकर्षण बल होता है, प्रोटॉन एक दूसरे प्रोटॉन को खींचता है। यदि यहाँ पे विद्युत मतलब कूलाम प्रतिकर्षण बल करते तो धन धन को मार देगा धक्का, और ससुरा मारेगा धक्का तो दूर हो जाएगा यार। बाबूजी यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक दूसरे को बांध कर रहा, मतलब खींच कर रख रहा है, तो इसमें तीसरा बल लगता है, वो नाभिकीय बल होता है। ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते, ये आवेश पर नहीं कि प्रोटॉन धन आवेश है, नहीं, केवल नाभिक पर अटैक करते भैया, नाभिक से एक दूसरे को बांध कर रखते हैं। ये बल अत्यंत लघु परास है, यानी जो प्रोटॉन, जैसे मान लीजिए कई सारे प्रोटॉन है, तो ये पास वाले प्रोटॉन को बांध कर रखता है, दूर वाले प्रोटॉन को नहीं बांधेगा। इसका काम क्या है? अगला प्रोटॉन इसको बांधा है, ऐसे क्रम करके एक दूसरे एकदम सीरीज बना रहता है कि हमने इसके साथ जोड़ा, वो अगले के साथ ऐसे करके चारों तरफ। जैसे हम यहाँ पे प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, अपने आसपास के प्रोटॉन को हमने बांध कर रखा, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम दूर वाले प्रोटॉन को भी बांध के? नहीं, लघु परास पास के स्थित प्रोटॉन को बांध कर रखता है, और दूर वाले उधर हम नहीं जानते हैं, तो ये जो हमारा अगला प्रोटॉन है वो अगले को जोड़ेगा, वो फिर अगला अगले को जोड़ेगा, ऐसे क्रम में पूरा बना रहता है बच्चों, चाहे जितने भी प्रोटॉन हो चाहे जितने भी न्यूट्रॉन हो। ओके, ये अत्यंत तीव्र बल होते हैं, ये बल केंद्रीय बल नहीं होते। केंद्रीय बल का मतलब ऐसा नहीं है कि ये रेखा
के अनुदिश मिलाने वाली रेखा, जैसे प्रोटॉन हो गया प्रोटॉन हो गया, ये इसके रेखा के अनुदिश नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चीजें क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, 2 नंबर का क्वेश्चन है और आता है एग्जाम में। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों के साथ डील नहीं करूंगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी को हमने लेकर भी आया भाई। चलिए अगला जो हमारा बच्चों नाभिकीय विखंडन है। क्या नाभिकीय विखंडन मतलब नाभिक को तोड़ना। एक भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कर दें, एक भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कर दें। भारी नाभिक जैसे बच्चों आपका यूरेनियम है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 है और इसका मान लीजिए 235, ठीक है। इस पर हम न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, क्या कर दें, न्यूट्रॉन की बमबारी कर दें। तो जब बच्चों न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो ये जो नाभिक है टूट करके 2 हल्के नाभिकों में निर्माण हो जाता है। जब भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह लगभग समान आकार वाले तत्वों के नाभिकों में विभक्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन, विखंडन मतलब टूटना। अब ये टूटता है बच्चों तो बेरियम और क्रिप्टॉन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, बेरियम और क्रिप्टॉन। अब ये जो भारी नाभिक होता है हमेशा हल्के नाभिक में टूटता है। जैसे बेरियम का क्या है बच्चों, यहां पर देखिएगा बेरियम है, बेरियम का लगभग होता है 56 और 141 परमाणु भार होता है। क्रिप्टॉन बच्चों, क्रिप्टॉन का होता है लगभग 36, ठीक है, 36 होता है और इसका परमाणु भार कितना होगा, और 200 मेगावाट का एनर्जी रिलीज करेगा। परमाणु भार लगभग कितना होगा बच्चों, 1 मिनट, यदि हम 235 में 141 घटा दे तो ऑलरेडी याद आपको निकल कर 4 13 में 4 गए 9 और यहां पर बच्चों आपका 2 में 1 गए 1, 194 तो नहीं हो गया यार, है ना। तो ये 241 तो इसका होना चाहिए, किसका, 141 235, अच्छा घटाव और अवसर गड़बड़ है, हाँ ये 0 आ जाएगा ना, हासिल आ गया। तो 92 और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने न्यूट्रॉन के रूप में, तो इसका होता बच्चों 2 इधर चला गया, हाँ 92 होता है, ठीक है 92 होता है, ठीक। और फिर न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन आ जाता है, मतलब यहां पर हो गया 2 1 3 देखो 2 1 3 और बच्चों 200 मेगावाट की एनर्जी रिलीज करता है, 200 मेगावाट, ठीक। ये 200 मेगावाट की एनर्जी रिलीज करता है। ये आपका नाभिकीय विखंडन हो गया। समीकरण देने के लिए पूछा जाता है ना, तो ये आप लोगों को थोड़ा याद करना पड़ेगा बच्चों, ये मुझे कभी कभी भूल जाता है। क्रिप्टॉन का होता है 92। याद रखिएगा कि जब भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन है। बस हाँ, समीकरण आपको याद करना पड़ेगा। 200 मेगावाट की एनर्जी रिलीज करता है, 56 36 35, ठीक है। आप लोग देखो ना, काउंट कर लो, 35 से 36 हो गया, 1 2 3 और 3 ये 6 हो गया, आप सही है, ठीक है। 200 मेगावाट। तो नाभिकीय विखंडन तो आप लोगों से याद हो गया होगा कि भारी नाभिक पर एक हल्के मतलब न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, ये नाभिकीय विखंडन है। वहीं पे जब हम नाभिकीय संलयन की बात करते हैं बच्चों, तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जब दो हल्के नाभिक जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का एक नाभिक हो गया, ठीक है, और एक दूसरा भी हाइड्रोजन का ही एक नाभिक हो गया, ये आपस में मिलते हैं बच्चों तो भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, यानी हीलियम का ये आपका निर्माण हो गया और 24 मेगावाट की एनर्जी रिलीज करता है। यह प्रक्रिया आपका नाभिकीय संलयन है। जब दो हल्के नाभिक परमाणु संयुक्त होकर के एक नया नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। बस इसमें इतना ही करना है। यानी विखंडन में क्या होता है, नाभिक टूट करके हल्के नाभिकों में टूटता है और बच्चों जो संलयन होता है हल्के नाभिक जुड़ करके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इसमें कुछ है नहीं ज्यादा लंबा चौड़ा कि सर बहुत ज्यादा, कुछ भी नहीं है। नाभिक टूट जाएगा तो विखंडन है, नाभिक जुड़ जाएगा तो संलयन है। उदाहरण आप लोग समझ ही लिए होंगे बच्चों, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं अपन। यहां पर देखना एक क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि नाभिकीय संलयन में केवल उच्च ताप और उच्च दाब पर होता है। नाभिकीय संलयन इनको जोड़ना है तो किस कारण से भाई उच्च ताप और उच्च दाब पर होता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है। देखो हम सबको पता है कि प्रोटॉन के बीच एक बल लगेगा जो प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि प्रोटॉन धन उससे ज्यादा बल लगाना पड़े ताकि उसको जोड़ ले।
नाभिकीय बल प्रबल बल क्यों होता है? क्योंकि भाई प्रतिकर्षण बल से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, नहीं तो वैसे भी प्रोटॉन प्रोटॉन पर धन आवेश है, मारेगा धक्का, धक्का मारेगा दूर चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच जो लगने वाला बल होता है वो प्रतिकर्षण बल होता है। उस प्रतिकर्षण बल से ज्यादा बल लगाने के लिए हमें उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। देखो बच्चों, संलयन की क्रिया में भाग लेने वाले नाभिक धनावेश होते हैं। जब दोनों नाभिक निकट आते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए आपका H ये है बच्चों और H ये, इन दोनों को मिलाना है, दोनों धन है, दोनों क्या है? धन है। ठीक है, चलिए जब दोनों धन है इनको आपस में लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? धन धन को क्या करता है? प्रतिकर्षित। प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। इस प्रतिरक्षक बल के विरुद्ध, इस प्रतिरक्षक बल के विरुद्ध नाभिक की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होनी चाहिए। मतलब नाभिक इससे अटैक करेगा, ये इससे अटैक करेगा, तो इनकी जो गतिज ऊर्जा है अधिक हो। अटैक करेंगे ना तब तो जुड़ेंगे, गतिज ऊर्जा अधिक हो, है ना। इसके लिए हमें उच्च दाब और उच्च ताप की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य, संलयन की क्रिया कराते हैं तो प्रोटॉन प्रोटॉन के पास जाएगा, नाभिक में धन आवेश है सबको पता है, तो धन धन को प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन फिर भी हमको उनको आपस में मिलाना है, उनको आपस में जोड़ना है, तो उनकी गतिज ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा। गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। यानी तापमान बढ़ाएंगे और दाब भी बढ़ाएंगे, दोनों चीज बढ़ाने पर उनकी मतलब नाभिकों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और आपस में जुड़ जाएगा। एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि सूर्य में जो क्रिया होती है वो नाभिकीय संलयन है। सूर्य में जो क्रिया होती है बच्चों वो नाभिकीय संलयन है। सूर्य में जो क्रिया है नाभिकीय संलयन में, नाभिकीय संलयन के द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करता है। लगातार हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहे हैं। जब धीरे 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 कई हजार वर्ष बाद, कई हजार करोड़ वर्ष बाद, कई हजार करोड़ वर्ष बाद, है ना, कई हजार करोड़, कई हजार नहीं, कई हजार करोड़ वर्ष बाद, मतलब अरबों वर्ष बाद, ऐसा माना जाता है कि धीरे 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 उसका हाइड्रोजन खत्म होगा। जब हाइड्रोजन खत्म होगा तो वो हीलियम बनना खत्म हो जाएगा, संलयन की क्रिया खत्म होगी और प्रकाश देना बंद हो जाएगा। उस स्थिति में संसार अंधेला हो जाएगा। मतलब अपना पृथ्वी पर कहां से प्रकाश आएगा? तो ये चीज कभी, मतलब अरबों वर्ष खरबों की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। चलिए यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर। तो विखंडन में तो आप लोगों को पता है कि एक भारी नाभिक समान हल्के नाभिकों में टूट जाता है। संलयन में आप सबको पता है कि दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया सामान्य ताप पर संभव है, नाभिकीय विखंडन सामान्य ताप पर, लेकिन संलयन उच्च ताप पर होता है। ये आप लोगों को पहले से बता दिया गया, क्योंकि नाभिक के पास आएगा धनावेश से प्रतिकर्षण करता, जोड़ना है उसको। प्रतिकर्षण बल से ज्यादा बल लगाने के लिए, ज्यादा गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमें वो तापमान और दाब दोनों की जरूरत ज्यादा पड़ती है। इसमें 200 मेगावाट की एनर्जी रिलीज होती है, इसमें 24 मेगावाट की एनर्जी रिलीज होती है। विखंडन योग्य पदार्थ सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, मतलब इस संसार में ज्यादा नहीं है, विखंडन के लिए ज्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है। जबकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को संलयन करा दो, इसकी मात्रा ज्यादा है बच्चों। ठीक है, विखंडन योग्य पदार्थ रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी जो रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जिसमें अल्फा बीटा गामा कण स्वतः रेडिएशन निकलता रहता है बच्चों, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। जबकि संलयन योग्य पदार्थ में रेडियो एक्टिव नहीं होते। ठीक है, कुल मिलाकर के अंतर भी आसानी से याद हो जाएगा आपको कि नाभिकीय विखंडन में सर एक भारी नाभिक टूट करके दो हल्के नाभिक में विभक्त हो जाता है। संलयन में आपका दो हल्का नाभिक मिलकर के भारी नाभिक का निर्माण करता है। ठीक है सर, एक तो आप इसका ऊर्जा याद कर लो कि नाभिकीय विखंडन में ज्यादा ऊर्जा 200 मेगावाट की एनर्जी रिलीज होती है। और बच्चों जो संलयन होता है, संलयन में क्या होता है कि 24 मेगावाट की एनर्जी रिलीज होती है। जो आपका नाभिकीय विखंडन है सामान्य ताप है, फिर भी यह प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। लेकिन बच्चों संलयन में उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें नाभिकीय विखंडन में बच्चों, तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं होता है, इसकी कम मात्रा पाई जाती है, इसकी अधिक मात्रा। मतलब जिस पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं नाभिकीय विखंडन के लिए उसकी मात्रा कम होती है। यूरेनियम बहुत महंगा है, इसलिए तो परमाणु बम वगैरह हर देश के बस की बात नहीं है कि हर देश बना ले भाई, हर देश के पास क्षमता नहीं है कि परमाणु बम बना ले, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव पदार्थ की जरूरत होती है, जैसे यूरेनियम वगैरह। समझ में आ गई बात। लेकिन नाभिकीय संचय से आप लोगों के यदि परमाणु बम, हाइड्रोजन बम ये किस पर आधारित होते हैं? तो ये आपके परमाणु बम किस पर आधारित बच्चों? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ये आप लोगों को याद रखना। ओके, अंतर याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिव है क्या? देखो बच्चों, हेनरी बेक्वेल ने इसका सबसे बढ़िया प्रयोग किया था।
हेनरी बैक्यूरेल ने प्रयोग किया, इसलिए इसे बैक्यूरेल किरणें कहेंगे। इससे जो किरणें निकलती है उसे हम बैक्यूरेल किरण कहते हैं। सन 1896 की बात है, हेनरी बैक्यूरेल ने अपना प्रयोग कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि यूरेनियम या उसके कुछ लवण है, उससे कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ निकल रहे हैं, कुछ रेडिएशन निकल रहे हैं। हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 की बात है, ठीक है। देखो ये रेडियो एक्टिवता तो सिंपल है कि रेडियो एक्टिवता क्या है कि पदार्थों से रेडियो एक्टिव किरणें मतलब अल्फा बीटा गामा किरणें का स्वतः निकलना, बैक्यूरेल किरणें का स्वतः निकलने की परिघटना रेडियो एक्टिवता कहलाती है। लेकिन इसकी खोज को किसने प्रयोग किया? तो भाई सबसे पहले 1896 बैक्यूरेल किरणें क्यों कहा गया? क्योंकि ये हेनरी बैक्यूरेल द्वारा बताया गया था कि फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं, है ना। और बाद में 1898 में पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी ने कोल तार पिच बेंड से एक नया तत्व रेडियम प्राप्त किया, जो कि यूरेनियम की अपेक्षा लाख गुना रेडियो एक्टिव पदार्थ बना, ठीक है। इस तरह पोलोनियम है, थोरियम है, एक्टिनियम है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज हुई। फिलहाल अभी आप लोग समझो रेडियो एक्टिवता है क्या, मैं आपको बता देता हूं। सन 1896 की बात है, कब? हेनरी बैक्यूरेल, क्या? हेनरी बैक्यूरेल, हेनरी बैक्यूरेल, हेनरी बैक्यूरेल, ठीक है। यूरेनियम के लवण, किसके बच्चों? यूरेनियम, यूरेनियम के लवण पर प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग करते समय उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा कि इस पदार्थ से कुछ किरणें, कुछ कण बाहर निकल रहे हैं, ठीक, जो कि गैसों को आयनित कर देते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं, और स्वतः इसमें बिना कुछ किए यहां से कुछ किरणें निकल रही हैं जो अत्यंत वेदन क्षमता वाली किरणें हैं और ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देते हैं। तो इन किरणों को उन्होंने नाम दे दिया कि इन किरणों को हम नाम देते हैं क्या? बैक्यूरेल किरणें। इन किरणों को क्या नाम देते हैं? बैक्यूरेल किरणें। क्या बोल दिया कि यहां से कुछ किरणें निकल रही हैं, इसे बोल दिया इन्होंने बैक्यूरेल किरणें। बैक्यूरेल किरणें क्यों कहा गया? बैक्यूरेल किरणें किसे क्यों कहा गया? क्योंकि जिन्होंने खोजा उन्हीं के नाम पर ही रख दिया गया बैक्यूरेल किरणें। समझ में आ गया बच्चों? बैक्यूरेल या बैक्यूरेल जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो। रेडियो एक्टिवता का मतलब हुआ कि रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी कोई पदार्थ है, यदि उससे स्वतः ही किरणें निकल रही हैं, बिना कुछ किए, बिना उस पर मेहनत किए स्वतः ही किरणें निकल रही हैं, तो वो परिघटना रेडियो एक्टिवता कहलाती है और उस पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। यानी किसी पदार्थ से स्वतः बैक्यूरेल किरणें निकलने की इस परिघटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं तथा विकिरण उत्सर्जित करने वाले पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, चीजें क्लियर है। ओके, चलिए ये बैक्यूरेल किरणें जो है हेनरी बैक्यूरेल ने क्या बताया उसके गुण के बारे में थोड़ा सा देख लो। उन्होंने ये बताया कि ये किरणें पदार्थ से स्वतः निकलती, कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता। हम प्रयोग कर रहे थे, हमने रखा प्लेट वगैरह, देखा था यार भाई फोटोग्राफिक प्लेट प्रभावित हो रहा है, भेदन करके बाहर निकल जा रहा है, तो ये कुछ जो कण है वहां से निकल रहे हैं जो तरंग के रूप में आगे, किरण के रूप में आगे की ओर बढ़ रही हैं, है ना, तो स्वतः निकलती है। ये किरणें रेडियो एक्टिव पदार्थ के सभी यौगिकों में से निकलती है। मतलब जरूरी नहीं है कि भाई केवल और केवल यूरेनियम के लवण से होता है। बाद में बताया ना रेडियम, है ना, पियरे साहब आए कब? सन 1898 में। पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी दोनों दंपति पति पत्नी थे, पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी। इन दोनों ने बोला भैया इससे भी ज्यादा रेडियो एक्टिव, ये तो भाई 1896 की बात हो रही थी, है ना। फिर 1898 में, कब? 1898 में हमारे कौन आ गए? पियरे साहब, है ना, पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी। ये दोनों ने बोला हम एक और नए तत्व की खोज कर रहे हैं पिच ब्लेंड से। बोले अब ये रेडियम है, ये तो और बहुत ज्यादा मात्रा में किरणें उत्सर्जित कर रहा बच्चों। तो ये किरणें जो है वो किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकल सकते हैं। इन किरणों पर पदार्थ के ताप तथा अन्य भौतिक और रासायनिक अवस्थाओं कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, बैक्यूरेल किरणें अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों से मिलकर बनी होती है। ठीक, बैक्यूरेल किरणें जो होती है अल्फा, बीटा, गामा किरणों से मिलकर बनी होती है। इन्हीं अल्फा, बीटा, गामा किरणों के गुण के बारे में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। बैक्यूरेल किरणों को और व्यापक अध्ययन करते हुए, बैक्यूरेल किरणों को और व्यापक अध्ययन करते हुए हमारे आए जानते हैं कौन?
मैं बताता हूं कौन आए, थोड़ा सा समय दीजिए। चलो, यहां पर रख दिया रेडियो एक्टिव पदार्थ। सर यहां पे एक प्लेट रखा हुआ और इस प्लेट में रख दिया रेडियो एक्टिव पदार्थ। क्या रख दिया? रेडियो एक्टिव पदार्थ। क्या कर दिया? रेडियो एक्टिव पदार्थ। क्या रखा है भाई? रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा हुआ। अपने प्रयोग में रदरफोर्ड साहब, रदरफोर्ड वगैरह बहुत मेहनत की है भाई केमिस्ट्री के क्षेत्र में। अब बैकुलर किरणों को अध्ययन करते हुए रदरफोर्ड साहब एक व्यवस्था बनाई। एक व्यवस्था क्या बनाई कि एक पात्र में रेडियो एक्टिव पदार्थ को रख दिया। क्या रख दिया? रेडियो एक्टिव पदार्थ को रख दिया और उन्होंने क्या किया? इधर प्लेट लगा दिया। क्या लगा दिया? प्लेट। क्या कर दिया भाई? प्लेट लगा दिया। एक प्लेट इधर लगा दिया। अब इस प्लेट में किसी बाह्य माध्यम से इसको धनावेशित कर दिया। कौन सा आवेशित कर? धनावेशित। यानी विद्युत क्षेत्र का प्लेट है और इसको ऋणावेशित कर दिया। ठीक ठीक है, ये आपका व्यवस्था है। अब रदरफोर्ड साहब भाई एक पदार्थ लिए, है ना, और दोनों सिरों पर विद्युत क्षेत्र लगा करके धनावेश और ऋणावेश से बढ़िया व्यवस्थित कर दिया। यानी दो प्लेट लगा दी जो कि धनावेशित है और एक ऋणावेशित है। एक वाक्स के अंदर इसको रखा गया बढ़िया व्यवस्था में। एक वाक्स के अंदर, वाक्स कैसा था? वाक्स ऐसा था कि वाक्स ऐसा था भाई, ये वाक्स, और वाक्स में एक छोटा सा छिद्र कर दिया गया। वाक्स में छोटा सा छिद्र कर दिया गया। तो प्रयोगों के आधार पर पाया गया कि यहां से जो किरणें निकलती हैं, यहां से जो किरणें निकलती हैं, तो कुछ तो किरणें सीधी मार्ग में चली जाती हैं बिना किसी को बताए हुए। कुछ तो किरणें सीधी मार्ग में चली जाती हैं बिना बताए। कुछ तो किरणें सीधी मार्ग में चली जाती हैं। कुछ तो किरणें कहां चली जाती हैं? सीधी मार्ग में चली जाती हैं। बिना बताए सीधी मार्ग में चली गई। ठीक, कुछ किरणें सीधी मार्ग में चली गई, कुछ किरणें यहां से चली, कुछ किरणें यहां से चली और चलने के बाद कुछ किरणें यहां से चलती हैं और चलने के बाद धनावेश प्लेट की ओर मुड़ जाती है। ये मुड़ गए कहां? धनावेश की ओर। कुछ किरणें ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ गई। ठीक, ऐसे। अब जो किरणें कहां चली गई? ऋणावेश की ओर, मतलब ये धनावेशित है। जो किरणें धनावेश की ओर चला गया, इसको ऋणावेशित माना गया और इसको क्या माना गया? उदासी। क्या माना गया बच्चों? उदासी। क्या माना गया? उदासी। अब जो धनावेशित कण है उन्हें बोला गया, जानते कौन सा कण बोला गया? उन्हें बोला गया अल्फा कण। कौन सा कण? अल्फा कण। ठीक, जो धनावेश की ओर चला गया, जो ऋणावेशित है, उन्हें बोला गया बीटा कण। और जो बच्चों ये गामा कण यानी गामा किरण। ठीक, गामा कण, अल्फा कण या अल्फा किरण। ठीक, तो ये उनका प्रयोग था। ये आपका बीटा किरण।
अल्फा बीटा गामा। तो रदरफोर्ड ने बैक्यूलर किरणों का व्यापक अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक बॉक्स में रेडियोएक्टिव पदार्थ लगा दिया और बॉक्स में एक छोटा सा छिद्र रखा और भाई साहब उसमें दो प्लेट ऐसा व्यवस्थित कर दिया कि एक साइड पे धनावेश और एक साइड पर ऋणावेश, इसको विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया। अब उन्होंने देखा कि कुछ किरणें हैं जो ऋणावेशित की ओर जा रहे हैं, मतलब उस पर धनावेश होगा, उसको अल्फा का नाम दे दिया गया। कुछ किरणें जो है ऋणावेशित प्लेट की ओर, धनावेशित प्लेट की ओर जा रहे हैं, मतलब उस पर ऋणावेश होगा, उन किरणों में ऋणावेश होगा, जिसे बोला गया बच्चों बीटा किरणें। और जो किरणें कुछ विक्षेपित नहीं होती, सीधे सीधे निकल जाती हैं, उन्हें बोला गया क्या, उदासीन, जिसे गामा किरण के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज हो गया। अब आप लोगों को एक चीज होमवर्क दूंगा। क्या सर होमवर्क क्या दोगे? कुछ चीजें जो आपको याद करना पड़ेगा, वो आपको होमवर्क रहेगा बच्चों। और आज आखिरी लेक्चर है, आज आखिरी लेक्चर है और आखिरी लेक्चर में आपको होमवर्क देना जरूरी रहता है। समझ रहना बाबूजी। देखो होमवर्क क्या है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। ये जो आपका बच्चों, आप सबको पता है कि हीलियम का जो कण है, जो हीलियम का कण है, इसी को हम अल्फा कण बोलते हैं। ठीक है, हीलियम का जो कण है उसी को हम अल्फा कण कहते हैं। तो पहले इनकी हम अंतर की बात करें चाहे तुलना की बात करें, सब कुछ इसी में पूरा चार्ट में है, आपकी बुक का चार्ट है, आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, इसी में से पढ़ना है। ठीक है, जैसे अल्फा किरण की बात करें, अल्फा किरण की बात करें तो अल्फा किरण को यदि हम बात करें रचना के रूप में तो हीलियम नाभिक से दर्शाते हैं बच्चों। हीलियम को ही हम अल्फा कण का नाम देते हैं एक्चुअल। और जो बीटा किरण होता बच्चों, ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन की भांति है। कितना? इलेक्ट्रॉन की भांति, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन की भांति है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन की भांति है। और ये जो गामा किरण होता है एक फोटान है, एक फोटान एक निकुल मिलाकर E बराबर h के बराबर इसकी ऊर्जा होती है। एक फोटान के बराबर इसकी ऊर्जा होती है। ठीक है, इसकी ऊर्जा जो है बच्चों एक फोटान के बराबर होती है। ठीक, अच्छा, दो तीन चीज तो आप आसानी से याद कर सकते हो। जैसे मैंने कहा अल्फा कण, तो इनकी यदि प्रकृति के बारे में बात करें तो अल्फा कण कैसा होता है? धनावेशित होता है। बीटा किरणें या बीटा कण ये आपके ऋणावेशित होते हैं और गामा किरण उदासीन होते हैं। तो ये चीज आपको कहीं भी यदि लिखा ना मिले तो आप लोग एक पॉइंट लिख लेना। यदि प्रकृति के बारे में बात करें तो बच्चों अल्फा कण में धनावेश, ये आवेश आप देख सकते हो, आवेश का मान है ना, जो कि एक इलेक्ट्रॉन यानी एक प्रोटॉन के 2 गुने के बराबर होता है। जैसे यहां पर बच्चों 2 है, देखो हीलियम में 2 है तो यहां पर 2 गुना होता है। और इलेक्ट्रॉन पर 1 ऋणावेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन पर 1 ऋणावेशित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए, और गामा किरण में कोई आवेश नहीं होता। दो चीज आप लोग क्लियर हो गया। यदि आयनीकरण आयनित कर देते हैं, जो एक चीज तो आपको पता होना चाहिए कि जो आवेशित हैं वो ज्यादा आयनित करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आयनीकरण की बात करें बच्चों, विराम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान आप लोगों को याद कर लेना है, द्रव्यमान आप लोगों को याद कर लेना बच्चों। और गामा किरण के बिल्कुल द्रव्यमान नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होता है वो बीटा किरण, एक इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। और ये बच्चों आपके हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान है 6.6 × 10⁻27 किलोग्राम। ओके, आयनीकरण क्षमता बच्चों बीटा किरणों की तुलना में जो अल्फा किरण है इनकी आयनीकरण क्षमता सबसे ज्यादा होती है, 100 गुना, इसके अपेक्षा 100 गुना होता है। जब इसकी 100 गुना इससे ज्यादा है तो 100 गुना कम भी होगा ये, मतलब जब बीटा से ये 100 गुना है, कितना है 100 गुना, तो इसका ये 1/100 गुना होगा, है ना। अब इसके अपेक्षा ये भी ज्यादा होगा बच्चों, है ना। लेकिन यदि बात करें कि गामा किरणों की वेदन मतलब आयनीकरण क्षमता बहुत ही कम होती है। ठीक, वेदन क्षमता उल्टा होता है आयनीकरण से उल्टा। जैसे मैं बात करूं कि गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है बीटा किरण से 100 गुना, और है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश का वेग है बच्चों, ये प्रकाश का वेग है यहां पर देखिए। बाकी यदि हम अल्फा कण से इसकी वेदन क्षमता 100 गुना और इससे भी 100 गुना, ये 10,000 गुना हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। वेग जो होता है बच्चों लगभग 1.4 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, इसका होता है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, इनका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन सबसे ज्यादा वेग किसका है? गामा किरण, जिसकी वेदन क्षमता अधिकतम होती है। ऊर्जा बच्चों सबसे कम इसकी होती है, थोड़ी से अधिक बीटा और गामा की सबसे अधिक ऊर्जा होगी। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट को सबसे कम प्रभावित करता है, बीटा किरण सबसे अधिक प्रभावित करता है, और सबसे ज्यादा जो है ना जो प्रभावित करेगा वो गामा किरण है बच्चों।
तो इस तरीके से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इस पे आवेश है बच्चों, इसलिए ये प्रभावित करेगा, ये भी प्रभावित करेगा, लेकिन गामा किरणें में कोई आवेश नहीं है तो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते। तो इस तरीके से मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूं अच्छे तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बुक में होगा तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क का मतलब इसे आप लोग तैयार कर लेना, इससे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ऑब्जेक्टिव न पूछ करके तुलना पूछ देता है, अल्फा बीटा गामा किरणों की तुलना। और यदि इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो रिवीजन में आप लोगों के लिए कराया ही जाएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहे। हम अभी भी ऑब्जेक्टिव लगातार ला रहे हैं, 2 अंक वाले क्वेश्चन भी ला रहे हैं, जिनको हम इनको ऐड कर देते हैं। जो बच्चा यदि प्रॉपर तैयारी कर रहा है बच्चों तो नोट्स की भी जरूरत होती है, तो कोई बच्चा नोट्स नहीं लिया तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49। नोट्स कितना? मात्र 100 रुपए में बढ़िया नोट्स मिलता है। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।